नमस्कार, जय श्री राम। अपने अंदर थोड़ी सी रवीश कुमार की आत्मा बुला करके आज जो ममता बनर्जी ने किया, उसके बाद गुरुदेव भाऊ तोरसेकर से एक प्रश्न, रवीश कुमार अगर होते तो आज क्या पूछते? नमस्कार, जय श्री राम। मैं रवीश कुमार। जिस प्रकार से डकैती हुई और 100 सीटों को अमित शाह मोदी ने चुनाव आयोग के सहारे लूट लिया, उसके बाद एक बूढ़ी महिला कह रही है कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, मगर फिर भी भाऊ ये कह रहे हैं कि कुर्सी तो छोड़ना पड़ेगा। अगर यही संविधान है तो इस संविधान में बदलाव की आवश्यकता है। गुरुजी चरण पर सॉरी ट्रोल करने के लिए रवीश कुमार को, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि हम कुर्सी से ही नहीं उतरेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये नया जो संकट है, इस ड्रामे का क्या मतलब? 7 तारीख को तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। नहीं, वो तो ये लोग कुछ क्या होता है। मैंने बीच दोपहर को मैं अंजू पंकज के साथ बैठा था उस प्रोग्राम पे, तो मैंने पूछा कि मॉल में जाती हो क्या, नोएडा में, दिल्ली में? तो बोले हाँ। वहां एक किड जोन रहता है बच्चों के लिए। हाँ। तो वहां जाती हो, बच्चा ना होते हो साथ में भी जाती हो। तो रवीश कुमार हो या ऐसे लोग जो है, राहुल गांधी वगैरह, वो किड जोन के लिए है, टाइम पास के लिए। जो मीडिया में बिल्कुल बचकानी बातें करने के लिए फेमस लोग हैं, उनके लिए राहुल गांधी, रवीश कुमार इंटरेस्टेड होते हैं। मैं उधर सीरियसली देखता नहीं। अपना टाइम उन पे क्यों खर्चा करें? उनको बकना है वो बकने दो, कोई बात नहीं। क्योंकि उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, तो उस पर ऊर्जा क्यों खर्चा करें? नहीं, ऊर्जा इसलिए खर्चा करना है क्योंकि आज ममता बनर्जी जो कह रही थी, मैं सुनवा देता हूं 1 सेकंड के लिए दर्शकों को। ममता बनर्जी जो कह रही है वो सुनवा देते हैं, फिर आगे हम आपसे प्रश्न ले लेंगे। কিসের জন্য, কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিচে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট अराइज। वो बोल रही है ममता बनर्जी, मैं तो हारी ही नहीं हूं, मुझे तो हराया गया है। सारे वामपंथी मीडिया वाले भी बोल रहे हैं कि देखो शेरनी एकदम, बंगाली शेरनी एकदम खड़ी हो गई, बता दिया अमित शाह को और मोदी को, कहा तब इस्तीफा नहीं देगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 के अनुसार 5 साल का ही टर्म होता है। वो टर्म खत्म हो गया तो उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं। गुरुजी, अरे भाई, उसको भी मालूम है, लेकिन अच्छा। आप उल्लू बनने पर तुले हुए हो तो क्या करेगी वो बेचारी? आपके कंजम्पशन के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा उसको। उसको भी मालूम है कि 7 तारीख के बाद कुछ नहीं होगा। उसको भी मालूम है, उसको नहीं कहा मालूम है। देखो, आपकी जेब काटता है ना, उसको मालूम है आपकी जेब में बटुआ है और बटुए में पैसे। तो वो क्या बोलता है, उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो? उनको मालूम है सब कुछ। जो झूठ बोल रहा है, एक तो वो जो होता है ना 3 ताल करके, आज तक रेडियो पर, उसमें बढ़िया प्रोग्राम था। उसका हेडिंग था, बचेगा अकेला पुण्य पुरुषों वाजपेयी। हाँ। तो बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है। वो बोला बाकी सब है ना वो फंस जाएंगे, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं और अपने ही झूठ पर विश्वास रख रहे हैं। पुण्य पुरुषों वाजपेयी अकेला है, उसको मालूम है वो झूठ बोल रहा है, तो वो नहीं फंसेगा। तो उनको मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई ग्राहक होता है, तो उसके लिए उसको तो दुकान तो चलानी पड़ेगी ना। तो ममता भी जानती है कि कैमरे वाले हैं बेचारे, अगर आज ही चुप हो जाओ तो 2 दिन के बाद इनको कटोरा लेकर भीख मांगने का खड़ा होना पड़ेगा। तो कैमरा लेकर घूमने वाले हैं, उनके लिए ममता दीदी को कुछ तो सुविधा करनी पड़ेगी। तो बकेगी, और 2 दिन बकेगी। आज तो 5 तारीख है, 6 और 7 2 दिन और है। गुरुजी, सेक्रेटेरिएट का पूरा माहौल बदल गया। जिस सेक्रेटेरिएट में टीएमसी के गुंडे हर काम कराते थे, जिस सेक्रेटेरिएट में लगातार टीएमसी का जय जयकार होता था पूरे फ्लोर, वो तो होगा। ये कोलकाता का पूरा सेक्रेटेरिएट है गुरुजी। सरकारी अफसर जिनको आज तक 7th पे कमीशन नहीं मिला था, वो सब अचानक बीजेपी चिल्लाने लगे। इसमें से कई टीएमसी वाले भी होंगे जो काम करा रहे हैं। बड़ी बात नहीं समझ रहे हो। बदलाव ममता को इससे नहीं है, बदलाव ममता को बहुत जल्दी पता चलेगा।
जब सब सर फूटे हुए, बैंडेज बंधे हुए टीएमसी के गुंडे उसको अलग अलग जगह दिखाई देंगे ना, तब ममता को समझ बदलाव क्या हुआ है। या ये इनकी गवर्नमेंट जो चलती थी वो मिली भगत पर थी, और गुंडे पुलिस सब मिलकर चलाते थे ना। अब जो गुंडे हैं वो क्या है, उनके क्राइम क्या है, वो पुलिस थाने में मालूम है पुलिस थाने वालों। अब यो पुलिस जो इनकी केडर बन चुकी थी, उनको अब बीजेपी के साथ लॉयल्टी दिखानी है। तो बताइए ना, ये अभिषेक है ना, ये टीवी चलाता है ना, चैनल वगैरह, ये एक नंबर का टीवी वाला लफंगा है, ये ममता का चमचा था। तो तुम्हारी टीएमसी वाला होने के कारण तुम्हारे जो सब सबूत अलग से रखे हैं, जब बदलेंगे तो अभिषेक के खिलाफ के सबूत आने वाली सरकार को बताने के लिए अलग रखे होते, वो सब निकल आएगी। जब अमित शाह जब बोले है ना कि उल्टा लटका कर सीधा करूंगा, मतलब समझते हो? ये सब सरकारी कर्मचारी जो है, पुलिस थाने है, वो देखो एक हफ्ते में कितने पलटते हुए दिखाई देगा तुमको। तो ममता को जो बकना है बकने दो ना, वो अभी उनको डरा रही है। अभी मेरा सब कुछ गया नहीं है, ध्यान में रखो, मैं वापस आ सकती हूँ। अभी भी मेरे जेब में एक बड़ा जोकर है, उसका नाम कपिल सिब्बल है। एक सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी, एक याचिका निकालूंगी तो चुनाव पूरा रद्द हो जाएगा और मैं बन जाऊंगी। ये दिखाने की कोशिश कर रही है। हम बच्चों को जेब में हाथ डालकर कुछ ना कुछ झूठा बोलते हैं ना, तो वैसा खिलौने डालो, उस पर ध्यान मत दो। अपना समय जो है, अपनी ऊर्जा है, वो ऐसी फालतू लोगों पर खर्चा नहीं मत करो। और आपको सुनने वाले लोग हैं, उनका भी टाइम ऐसे खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नया डेवलपमेंट है गुरुजी, जो आपने पहले भी बोला था कि ये जो सेंट्रल फोर्सेस हैं ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए है। तो एक दर्शक भी बोल रहे हैं, अभिषेक जी कुछ दिन पहले आपका वाला टाइटल सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, बिल्कुल सही है। दरअसल ये मेरा संवाद नहीं है, ये बिहार की पृष्ठभूमि में ही जेपी ने बोला था इंदिरा गांधी के लिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो मैंने उसके ऊपर ये बताया था। गुरुजी आज एक काम हुआ, ये बांग्लादेशी इंक्रोचमेंट जो इनलीगल शहर के अंदर थी, पुलिस ने न सरकार से, अभी तो सरकार नहीं बनी नहीं है, किसी से पूछा भी नहीं, और इसके पहले कि योगी राज आता, ये बुलडोजर का चालू हो गया। रेले जाएगा घर ये होता है, देखो ये सब होने वाला है, मुझे पता है। ये जितने बांग्लादेशी रह रहे थे सब, ये सब होता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इससे भी बड़ी बात जो है ना, ये सब राज्य बीजेपी वालों के लिए, राज्य के हिंदुओं के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसका सबसे बड़ा जो है ना कि ये साउथ ईस्ट एशिया का इजराइल बनेगा, सनातनी इजराइल बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर क्या होने वाला है सोचो। ये तो एक राज्य का मुख्यमंत्री सरकार बदलती है, वो लोकल पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए नहीं। मैं तो महाराष्ट्र में बैठा हूँ, तुम पटना में बैठो, हमारे लिए बंगाल में कौन मिनिस्टर बनता है उससे कोई मतलब नहीं। हमारे लिए नेशनल लेवल पर क्या होने वाला है उसका इंपॉर्टेंस है। और जब मैं वो देखता हूँ तो मेरी समझ में आता है कि ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए नया इजराइल बनने जा रहा है, जिसको सनातनी इजराइल करके माना जाएगा। तो इसके लिए मोदी और शाह ने क्या गुजरात के अपने कुछ लोगों को मिनिस्टर करने के लिए सत्ता बदल कर नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात होने जा रही है। और दूसरी बात, इस बंगाल के चुनाव ने या तमिलनाडु के चुनाव में एक बड़ा संकेत सामने आया है कि वोटर जो है वो ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो खत्म करते जा रहे हैं। वो उदयनिधि और उसका पप्पा दोनों को घर में बिठा दिया, इधर अभिषेक और उसकी बुआ को घर में बिठा दिया। तो वो समझो ना, ये राजनीति के आगे की बात है। ये अभी क्या होगा वो समझ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए पुलिस और शासन के कर्मचारी जो है, कल तक बीजेपी के खिलाफ थे, वो अभी यहाँ आ जाए
और बोले कि मैं आपसे लॉयल हूं, देखो इनके खिलाफ के सब सबूत मैंने इकट्ठा करके रखे आपके लिए, मुझे विश्वास था एक दिन आप आएंगे, मैं जय श्री राम बोलूंगा और आपके सामने ये सब गाथा रखूंगा। तो ये हो जाता है, ऐसे वही बात है। लेकिन गुरुजी, सबसे बड़ा परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अखिलेश यादव सुबह सुबह उठे और हनुमान जी की ट्वीट की। हनुमान जी को पूरा समाजवादी पार्टी, सबसे पहले तो ये वाला, एक सेकंड मैं दिखा देता हूं सर को भी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के ट्विटर टाइमलाइन से आया कि भाई बड़े मंगल, ज्येष्ठ माह के प्रथम बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर टाइमलाइन से आया। इसके बाद डिंपल यादव जी ने लिखा, एकदम वही सेम, बिना लाइन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया गुरुजी। और तो और अखिलेश यादव जी भी यही लिख रहे हैं और शिवपाल चाचा भी लिख रहे हैं। अभी तो बंगाल का रिजल्ट आया है, तो यूपी वाले इतने क्यों बेचैन हो रहे हैं गुरुजी? नहीं, ये तो हमारे बाला साहब ठाकरे बहुत बड़े इंसान थे। उन्होंने 20 साल पहले एक बार बोला था, 20-25 साल पहले, कि मुस्लिमों का वोटिंग का अधिकार बंद करो, फिर कितने सेकुलर पार्टियां बचती है मैं देखूंगा। अच्छा। अब मुस्लिम वोट बैंक की लास्ट ब्रांच बंगाल में दिवालिया हो गई है, तो ये सब उसमें शेयर डाले हुए ना, वो डर गए। मैंने एक मराठी में अभी अभी वीडियो बनाया, कल सुबह डालूंगा, कि जिनके बचे कुछ शेयर्स या डिपॉजिट्स मुस्लिम वोट बैंक में है, जल्दी से उठा के निकाल ले, वरना बहुत जल्दी वो दिवालिया बनने वाले हैं। आपके जो उधर इन्वेस्टमेंट है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये होना शुरू हो गया। और दूसरी बात, ये फिर रीजनल पार्टी नहीं है, मैं इनको पारिवारिक पार्टी मानता हूँ। और पारिवारिक पार्टी एक एक करके खत्म करेगा। ये प्रादेशिक क्षत्रिय पार्टियां नहीं है, ये पारिवारिक पार्टी है। और वोटर जिस ढंग से पिछले 5-6 साल में जा रहा है, वो अगर आप समझ लो तो इशारा साफ है कि पार्टी पारिवारिक नहीं चाहिए, विचारधारा कोई भी हो, लेकिन पार्टी कभी भी एक परिवार की मोहताज नहीं होनी चाहिए। गांधी को है, ठाकरे को है, यादव को है, पवार को है, तेजस्वी को है, सबको है। तो ये भी समझ लो, सिर्फ हिंदुत्व की जीत हो गई तो झंडा लेकर नाचने मत लगो। समझो ये चुनाव का मतलब क्या है। चुनाव का मतलब साफ है कि कोई भी विचारधारा वाली पार्टी हो, कोई बात नहीं, क्षेत्रीय हो, नेशनल हो, लेकिन उसको कोई विचारधारा चाहिए, उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा चाहिए। और दूसरी बात, मोदी को हराना है, ये एजेंडा नहीं हो सकता। बीजेपी को हराना है, ये एजेंडा नहीं हो सकता। उसको हराने के बाद क्या करोगे? आपको याद होगा जब 2024 का चुनाव हो गया था, बीजेपी अटक गई 240 पर, मेजॉरिटी नहीं मिली, तो सब आप लोग भी सब चिंतामग्न थे। मैं चिंतामग्न नहीं था। मैंने उसी वक्त भी बोला था, वन मैन विथ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। मोदी का मतलब ही मेजॉरिटी है। तो 240 हो या 210 हो या 282 हो, उससे मोदी को फर्क नहीं पड़ता। तो बात यह है कि मोदी को हराना। और फिर ये नया नैरेटिव शुरू हो गया, नीतीश निकल गया, ये बैसाखी पर है, नायडू निकल गया, ये बैसाखी पर है। अगर ये निकल गए तो मोदी की सरकार गिर सकती है। 2 साल निकल गए और 1 महीने के बाद 24 महीने पूरे हो जाएंगे, माइनॉरिटी गवर्नमेंट मोदी चला रहे हैं। क्या हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक बात मत भूलो, आप सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन गिराने के बाद सरकार बनानी पड़ेगी। वो बनाना था। जी। आप सरकार गिरा सकते हो, मैं मानता हूं। मोदी का ये कमजोरी है कि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। आप उसका सरकार गिरा सकते हो, लेकिन बना सकते हो। हाँ, शायद बना सकते हो, लेकिन बनाने से नहीं बनती, आपको सरकार चलानी पड़ेगी। और आप सरकार बना सकते हो, चला नहीं सकते हो,
यही तो मोदी का स्ट्रांग पॉइंट है। ये मैंने बोला था और बोलते बोलते 2 साल निकल गए। तो ये बात समझो कि आपको एजेंडा बनाना पड़ेगा। मोदी को हराना है, बीजेपी को हटाना है, ये एजेंडा नहीं बनता। अच्छा, मोदी को हटा दे, आगे क्या है? अब वो हमारा वानखेड़े है या आपका अजीत अंजुम है या कोई और रवीश कुमार है, वो बैठे यहाँ मोदी को हराना है, वहां मोदी को हराना है। अरे हराओगे, चलो हराते, उसके बाद क्या? हमारे लिए क्या है? ये तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए आम वोटर या कोई पॉलिटिकल पार्टी मोदी को क्यों हराएगी? अखिलेश हो, मायावती हो, राहुल गांधी हो, और रवीश को चाहिए इसलिए मोदी को हराएंगे? नहीं हराएंगे, क्योंकि हराने के बाद सरकार बनाने की जिम्मेदारी राहुल पर, अखिलेश पर आती है, रवीश पर आती नहीं है। ये बात समझो आप। तो इसलिए आपको आगे वाला जो पॉलिटिक्स है उसमें आपको संभल संभल कर कदम उठाने पड़ेगा। आपको एजेंडा बनाना पड़ेगा कि भाई आपकी हमसे भलाई है, इसलिए मोदी को हराना है। मोदी हरा कर हमको लाओ तो हम आपका ये भला कर सकते हैं। अब आप एक बात देखो, कल से कोई सरकार 2-4 दिन में बन जाएगी और सेंट्रल की पूरी योजनाएं बंगाल में शुरू हो जाएगी। जिनके पास अपना घर नहीं है, बड़े बड़े प्रोफेसर है, टीचर है, झुग्गी झोपड़ी में रहते, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के घर बनना शुरू हो जाएंगे। और होते होते अगले 5 साल में अगर 1 लाख 1.5 लाख घर बन गए, खड़े हो गए, तो अगला चुनाव लड़ने की जरूरत है? अपने आप हो जाए। तो इसलिए मोदी के पास वो एजेंडा है, आपके पास मोदी को हराने का एजेंडा है, लेकिन उसके बाद क्या, उसका जवाब नहीं है। आपको हराने के बाद बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी की गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका एजेंडा, उसका पूरा प्रोग्राम उनके पास है, सिर्फ नैरेटिव नहीं है। और इसलिए बंगाल में ममता हार गई तो उसके आगे क्या है, ये हमें सोचना चाहिए। गुरुजी, मोदी जी ने कहा था अंग बंग और कलिंग। तो कलिंग मतलब उड़ीसा में भी सरकार हो गई, अंग मतलब बिहार में भी हो गई, अब बंगाल में भी हो गई। उन्होंने कहा था कि जब तक पूर्वोत्तर के राज्य डेवलप नहीं हो गए, और बंगाल में अपार संभावनाएं क्योंकि वो लैंडलॉक स्टेट नहीं है, तो क्या हम आने वाले समय में वहां पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका बदलाव देखेंगे, जिसके कारण वो पूरा एक इंटायर इकोसिस्टम जो है 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए, जो आप सोरस गैंग को चैलेंज करने की या यूएस के गैंग को चैलेंज करने वाली जो बात है, वो थ्रेट है अब विदेशियों के लिए, क्योंकि अब मोदी जी के हाथ में असली पावर आ जाएगा बंगाल के बाद। देखो, बंगाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खड़ा हो जाएगा वो बांग्लादेश की बॉर्डर के पास खड़ा होगा। अच्छा। क्योंकि बंग का मतलब सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं होता, बांग्लादेश भी बंग है जी। इसके लिए अलग अलग तरीके से प्रोग्राम शुरू हो गए। उसमें एक प्रोग्राम घर वापसी का भी होगा, एक मुस्लिम का भी होगा, ये आप समझ लो। बांग्लादेशी हिंदुओं को इनवाइट करके सुरक्षित लाने की भी कोशिश होगी और उनको भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर सेटल करने का भी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। इसकी प्रेस ये पहली बात समझ लो। और इसका बहुत सारा मामला शुरू हो गया। बांग्लादेश पुलिस भी घुसपैठियों को पीट पीट कर भगा रही है। बांग्लादेशी पुलिस कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। जो कल तक जिनको आश्रय देते थे वही अब भगाने लगे, तो अपने आप भी शुरू हो गया। उनको इम्पेटस देना पड़ेगा, उनको चालना देनी पड़ेगी, वो हो जाएगा शुरू। जो लोग अपने आप बदल रहे हैं उनको डरा कर बदलने की जरूरत नहीं है। और जब ये इतना बदलाव हो जाता है तो जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, बाउंड्री पर बैठे हुए बहुत सारे मुस्लिम हैं, उनको भी मुस्लिम नहीं रहना है, ये भी समझ लो आप। उनको सुकून की जिंदगी जीनी है। अगर सुकून की जिंदगी इस्लाम में नहीं है तो भाड़ में गया, हम जाएंगे, हिंदू हो जाएंगे।
तो ये मूवमेंट चलने वाली है, उसको पश्चिम बंगाल से उसको सबसे बड़ा आधार मिलने वाला है। लेकिन ये सब दूर की बातें हैं। आज उस पर पब्लिकली बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने लोगों को तो अकल नहीं आएगी, लेकिन वो तो दुश्मन 5 महीने बाद ही चिल्लाने लगे। जी जी। अब हमारे लोग हैं, देखो मुझे भी पूछते थे ना, किस आधार पर बोल रहा है, ये जीतेंगे वो जीतेंगे। तो मैंने एक कहानी बताई थी, कि एक पतला सा लड़का सूखी कुएं में गिरे हुए अपने मोटू दोस्त को बाहर निकालता है, और कोई भरोसा नहीं करता, अरे तू दुबला पतला है, तू क्या इसको निकालेगा? तो मोटू बोलता है कि हाँ इसने निकाला, कोई भरोसा नहीं करता गांव में। तो मोटू बोलता है कि अब मैं समझाता हूं। उसने वो कुछ जुगाड़ लगाया किया, लेकिन बोला कि सबसे बड़ी मेरी उस वक्त की ताकत ये थी कि आप वहां नहीं थे। मेरे इर्द गिर्द कोई निगेटिव सोचने वाला तक नहीं था, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। तो जो निगेटिव बोलने वाले लोग होते हैं ना, ये अपने आसपास नहीं होने चाहिए, तो हम अच्छा काम कर सकते हैं, पॉजिटिव काम कर सकते हैं। और अब पॉजिटिविटी वो दिल्ली बंगाल में पहुंच गई। हम जिस ढंग से देख रहे, पुलिस थाने में एक वीडियो मैंने देखा, पुलिस थाने में लोग जय श्री राम करके नाच रहे, यूनिफॉर्म वाले पुलिस नाच रही। आपने तो उठा दिया कि सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में लोग नाचने लगे जय श्री राम। तो अब सगरे दुर्गा पुत्र कहाँ गए? दुर्गा पुत्र कहीं नहीं है। पिछले 2 महीने से बोल रहे थे नहीं, बंगाल का हिंदुत्व अलग है और बाकी के भारत का हिंदुत्व अलग है, यहाँ का हिंदुत्व श्री राम का है, वहां का दुर्गा माता का है। तो वो दुर्गा माता का हिंदुत्व बोलने वाले एक से एक बुद्धिजीवी चैनल पर हम देखते थे, सुनते थे, वो सारे दुर्गा पुत्र अचानक कहाँ भाग गए भाई? ये भूल गए कि अर्जी कार की बात होती है, एक बच्ची पर बलात्कार होता है, उसकी मां बाल को कंघी नहीं लगाऊंगी बोलकर 2 साल से बैठी है। बिल्कुल। तो वो दुर्गा बन जाती है, और साक्षात रत्ना देवनाथ दुर्गा बनकर आपके सामने खड़ी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका कपाल मोक्ष होना है, ये समझ लो जी। कहां है वो मायावी राक्षसिनी जिसका नाम महुआ मोहित्रा है? उनको मैं मायावी राक्षसिनी बोलती हूँ, वो सुंदरी बनकर ही आती है। गुरुजी उनका सबसे ज्यादा योगदान है भवानीपुर जिताने में। तो ये बात होती है। देखो हम जो टॉलरेंट पीपल है, हिंदू का मतलब टॉलरेंट होता है। हमने कभी हमारे धर्म श्रद्धा का प्रसार नहीं किया, हम लोगों को कन्वर्ट करने कहीं नहीं गए, तलवार लेके जाना तो अलग बात है। और बहुत सारे बाहर की श्रद्धा आई, हमने उसका भी स्वीकार किया है, उनको एडजस्ट किया है, तो हम तलवार लेकर नहीं निकलेंगे। लेकिन जब हमारा टॉलरेंस खत्म हो जाता है, तो हमारी दुर्गा बोलती है महादेव को हट जा, अब मेरा काम है, तेरा तांडव बस हो गया, अब मैं दुर्गा बनकर देखूंगी। तो वो रत्ना देवनाथ दुर्गा बनकर सामने आई, और ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, उनके दिमाग तक नहीं आया, क्योंकि जिसकी भावना रही जैसी, प्रभु मूर्ति न देखी तैसी। रत्ना में बंगाल की जनता ने दुर्गा का अवतार देखा है, तब इतना बड़ा चमत्कार हो गया। 2021 में जो हुआ था उसका बदला लिया गया है। जी, वो तो मैं लगाऊंगा अभी दोनों का अंतर। कोलकाता के डीसीपी शांतनु विश्वास के खिलाफ अभी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। कितना मुश्किल है अभिषेक बनर्जी के लिए और ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ये तो कहा जाता था कि यही डीसीपी तो सारा लेखा जोखा खाता बही, यहां तक कि ये तो डायरेक्शन देते थे पुलिस वालों को कि बैलेट बॉक्स में टीएमसी को खूब भर भर के वोट करना है। अब इनके विरुद्ध लुकआउट नोटिस, यानी अब तो विदेश भी नहीं भाग सकते। देखो एक बात समझ लो, शिकार में जितना मजा नहीं होता ना,
जी। उतना शिकार के साथ जानलेवा खेल खेलने में मजा होता है। बिल्ली चूहे को पकड़ती है लेकिन मारती नहीं है, छोड़ देती है। उसके साथ खेलती रहती है, बार बार उसको पंजे से पकड़ती है। तो अमित शाह और मोदी को अगर समझना है तो ये सब समझना जरूरी होता है, ये तरीके होते हैं। शांतनु क्या बहुत सारे लोगों के खिलाफ शुरू हो जाएगा, पकड़ेंगे नहीं, मालूम हुआ तो भी पकड़ेंगे नहीं। कल तक हम लोग डरे थे, बाकी बंगाली डरे थे, अब ये लोगों को, अरे कोई मुझे देख रहा था, आपने वो देखा, इसका अवतार देखा है पवन खेड़ा का 3 हफ्ते से दाढ़ी नहीं बनाई है। 3 हफ्ते से वो मैं एक चैनल पर देख रहा था, वो केरल ये में भी बड़ी बड़ी बातें हाके मारता था, वो कहा जाके बिल में चूहे जैसा छुप गया था, जमानत नहीं मिली तब तक। तो बहुत सारे बंगाल में चूहे हैं, सिर्फ टाइगर नहीं। और हमारे मराठी में कहा जाता है कि बिल्ली होती है ना, वो शेर की मौसी बोला जाता है हमारे मराठी में, वाघाची मावशी, ऐसे हमारे मराठी में कहावत है। तो ये दिल्ली में बैठे दो बिल्ले है ना, वो मौसेरे है। इनको अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। चलो ज्यादा देर मत करो। जी प्रश्न लेता हूँ। इट्स नाइट 0 जय श्री राम जी, आप बहुत आभार, आप रात में भी देख रहे हैं। भाऊ चरण स्पर्श, क्या स्मृति को बीजेपी सीएम बना सकता है? नहीं भाजपा मोदी देखो, जी ये बात छोड़ दो, ये सवाल पूछने वाले हो ना तो आप बीजेपी के नेता नहीं हो, आप समर्थक रहो। मैं भी समर्थक। अब चुनाव जीत गया, उसके बाद उनको काम निपटाना है, वो मुझे नहीं करना, वो उनका काम है, वो करेंगे। कौन अच्छा चलाएगा, कौन अच्छी तरीके से चलाएगा, कौन बीजेपी की ताकत बढ़ाने का काम करेगा, वो सब उनके तरीके हैं, उनकी पैतरेबाजी होते, उसमें हमको नहीं जाना चाहिए। हम गुरुजी, अपनी हावड़ा में जगह एक और हत्या हुई है बीजेपी कार्यकर्ता की आज न्यू टाउन में। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ हत्या हुई है और दूसरी तरफ भाजपा के तरफ से नोटिस जारी हुआ कि हमारा झंडा लेकर के आप लोग हिंसा मत कीजिएगा, रिवेंज लेने का टाइम नहीं है। कैसे देखते हैं? जनता बहुत गुस्से में है, और आपने बोला भी था सीआरपीएफ टीएमसी वालों को बचाने के लिए, लेकिन आज देखिए जहांगीर का भी ऑफिस तोड़ा है जनता ने। नहीं, झंडा लेकर गुंडागिर्दी करना गलत है, क्योंकि आप खुद सबूत लेकर घूम रहे हो। आप बिना झंडा के देखो, गुनाह करते हो ना, तो गुनाह करते वक्त आप सबूत ना रखो, भले आप बीजेपी के हो, आपको बदला लेना है, मालूम है मुझे। और ये तो सबसे पहले 1 हफ्ते पहले से मैं बोल रहा हूं कि सीआरपीएफ रखिए तो इसके लिए रखिए, लेकिन ये करते समय आप झंडा लेकर जाओगे, मतलब क्या है कि मैं किसी की मर्डर करूंगा कराची में जाकर और सबूत रखूंगा, मेरा पासपोर्ट रखूंगा, ऐसे करके आऊंगा। तो बिल्कुल बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने कहा है कि झंडा लेकर मत करो, यानी मत करो ऐसा नहीं बोला है, झंडा लेकर मत करो, बाकी जो करना है वो करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रंप ने कांग्रेचुलेट किया है बीजेपी को बंगाल जीतने पर। मुझे याद आता है 1 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है, किसी ने ट्रंप से पूछा कि बांग्लादेश का क्या होगा, तो ट्रंप ने बोला था मैंने मोदी के ऊपर छोड़ दिया, मोदी क्या करेगा वो जाने। और आज कांग्रेचुलेट किया है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने पर। बिल्कुल, उसका कनेक्शन कुछ है। नरेंद्र के सामने वो सरेंडर हो गया, लेकिन राहुल गांधी नहीं समझ पा रहा है ये सफेद केस वाला ट्रंप है या शेरवानी पहना हुआ जो है वो मोदी है। अच्छा, इधर राहुल गांधी की गड़बड़ हो गई है, किसने किसको क्या बोलते हैं कांग्रेचुलेट किया है। एसपी बीएसपी एसपी एमआईएम मिल गई तो बीजेपी हारी गई। सर कोई भी मिल जाए, बीजेपी अभी नहीं हार रही है, क्योंकि नहीं हराओ भाई ना, ये बातें मत करो, हराओ। हम चाहते हैं बीजेपी को तो जनता जिता रही है, लेकिन हम और आप थोड़ी ना जिता रहे हैं, वो तो देखो जिनको हराना है। अब ममता दीदी की तरफ देखो, वो जो वर्ल्ड कप का मामला था उसमें वो पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर था,
वो जो ट्रॉफी थी वो लेकर पाकिस्तान निकल गया, तो ममता दीदी और उसमें फर्क क्या है? तो आप ट्रॉफी लेकर जाओ इसलिए मैच का रिजल्ट तो बदलता नहीं ना। तो ये पागलपन करते रहते, करने दो उनको अपनी जगह खुश रहने दो। ठीक। अभिषेक भाई राधे राधे। क्या टीवी के एडीएमके में अलायंस होगी? ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। टीवी के पास इतना नंबर है कि 2-3-4 लोग जो छोटे छोटे अलायंस है पीएमके वगैरह में लगे उनके साथ हो जाएगी, वो एडीएमके के साथ नहीं करेगा। आराम से विजय सरकार बनाएगा। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। वहां पर एमजीआर वाला रिपीटेशन मैंने देखा था, और तब मैंने 8 महीने पहले बताया था कि 80 सीट जीत सकती है। उस वक्त मुझे लोग गाली दे रहे थे, आप लोग को याद होगा। मैंने ओपिनियन पोल दिया था टीम तमिलनाडु का, और आज से 8 महीने पहले, बिहार इलेक्शन से पहले, क्योंकि मैंने उस स्टैम्पेज में भी वो देखा था जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। गुरुजी का आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने ये देखा कि सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे अभी आज पता चली कि विजय के जीत में प्रशांत किशोर का हाथ है। इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रशांत किशोर एक चुनाव जीतता है तो अगला चुनाव वो पार्टी बर्बाद हो जाती है। अब स्टैलिन को जिताया था, अब वो बर्बाद हो गए, अब विजय को जिताया है, तो समझ लो आप। जी जी। तो चलिए, आज के संस्करण में इतना ही। लगभग 9000 लोग लाइव देख रहे हैं, 9200 लोग। तो कृपया दोनों चैनल, द अभिषेक तिवारी शो, इसके अलावा भाव के 2 चैनल है मराठी के दर्शक, आप लोग प्रतिवाद देख सकते हैं और प्रतिपक्ष देख सकते हैं, और प्रतिवाद देख सकते हैं हिंदी में। ये 2 चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।